Hello everyone, welcome to JV's IS. I welcome you all on the YouTube platform of JV's IS. My name is Harshit Omar, faculty at JV's IS Academy. तो दोस्तों जैसा कि अब आपके प्रीलिम्स के सिर्फ 80 डेज अराउंड बचे हुए हैं, ओके 80 डेज। और इन 80 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से प्रीलिम्स के एरियाज जो एस्पेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जेवीज आईएएस इस साल भी शुरू करने जा रहा है प्रीलिम्स 2023 मैपिंग सीरीज, दैट मींस इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू मैप्स। ओके, तो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर जेवीज आईएएस ने मिशन 2022 शुरू किया था और आप सभी के प्यार से वो काफी सक्सेसफुल रहा था, काफी सारे एस्पिरेंट्स को उसमें हेल्प भी हुई थी प्रीलिम्स 2022 देने में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए आईआर सीरीज थ्रू मैप्स लेकर आ रहे हैं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे आईआर सीरीज थ्रू मैप्स प्रीलिम्स 2023। इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सब सबसे पहले हम इसमें रीजन वाइज चीजें कवर करेंगे, लाइक साउथ एशिया, दैट इज इंडियाज नेबरहुड से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से जो भी चीजें पिछले एक साल न्यूज़पेपर में रही, हम उन सभी टॉपिक्स को प्रीलिम्स एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, दूसरी चीज देन हम एक्सटेंडेड नेबरहुड, इस तरीके से हम आईआर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं शुरुआत करूंगा इंडिया साउथ एशिया से, और जिसमें जो इस सीरीज का पहला लेक्चर जो है वो पाकिस्तान बेस्ड होगा। क्लियर? अब कोर्स का फ्रेमवर्क क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स का फ्रेमवर्क बता देता हूं। सबसे पहले हमने शुरुआत की इंडियाज नेबरहुड, दैट इज साउथ एशिया। तो आज हम इस सेशन में पाकिस्तान, जो भी पिछले एक साल में पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज रही हैं, उन न्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज को। क्लियर? देन एक्सटेंडेड नेबरहुड मींस नेबर्स नेबर, लाइक सेंट्रल एशिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन। देन इंडियन ग्रेट पावर्स लाइक अगर चाइना से रिलेटेड कुछ है, यूएस से रिलेटेड कुछ है, रशिया से रिलेटेड, रशिया इस बार काफी इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को एक साल पूरे हुए हैं। क्लियर? देन will also try to will also try to understand some important projects and organizations which are there in the news since last year. Okay, देन जोग्राफिकल मैपिंग्स भी इसी के साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इन टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। ओके, सो नाउ अब क्यों इंपॉर्टेंट है आईआर? अब आप कहेंगे कि सर आईआर किस हिसाब से पूछा जाता है। देखिए, आईआर प्लेसेस के हिसाब से पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ओके, फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है, ये आपको दिखाने के लिए है ताकि आप समझ जाएं। फॉर एग्जांपल, द टर्म लेवांत often heard in the news roughly corresponds to which of the following region? So, region along with eastern Mediterranean shores, region along North African shores stretching from Egypt to Morocco, region along Persian Gulf and Horn of Africa, then D, the entire coastal areas of Mediterranean Sea. So, the correct option is answer A, region along the eastern Mediterranean shores. देन आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं दैट, जैसे कि आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम जानते हैं, आईएसआईएस। इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज आईएसआईएल। इसको कहा जाता था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत रीजन। ये याद रखिएगा, लेवांत रीजन। इन 2014 इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। क्लियर? तो इसी तरीके से हर साल सिंस since last 5 to 6 year, हर साल अराउंड 3 to 4, sometimes 5 questions पूछे जाते हैं फ्रॉम आईआर, मैपिंग बेस्ड होंगे। क्लियर? देन आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, याद रखिएगा, एक तो मैपिंग बेस्ड हो गया, देन दूसरे आपसे पूछे जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। क्लियर? तो ये ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है। क्लियर? तो ये आपको लास्ट
5 to 6 ईयर में आपको यूपीएससी का ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जेवीज आईएएस आप सभी के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए, उन सभी के लिए हमने ये फ्री क्विज शुरू की है यूट्यूब पर। तो आप इस चीज के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। जितने लोगों ने, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ट्रेडिशनल नॉलेज पे ही सिर्फ फोकस किया है, करंट कहीं ना कहीं उनका लैग कर रहा है, तो उन्हें भी काफी हेल्प होगी इस सीरीज से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फॉरेन पॉलिसी। क्लियर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, ओके, तो जब हमने बात की फॉरेन पॉलिसी, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म फॉरेन पॉलिसी? मतलब क्या है फॉरेन पॉलिसी का, क्यों हम वर्ड यूज करते हैं फॉरेन पॉलिसी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी are the set of goals, that means how a particular country will interact with other countries of the world। किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट करती है, उसके लिए जो फॉरेन, उसके लिए जो पॉलिसीज बनती हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। नाउ सेकंड थिंग, व्हाई फॉरेन पॉलिसीज आर डिजाइन? So basically, foreign policies are designed to help प्रोटेक्ट कंट्रीज इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट होते हैं जो कंट्री के हमें प्रोटेक्ट करने होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फोरमोस्ट जो होता है दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। सो फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज इट्स कोर ऑब्जेक्टिव। क्लियर। नाउ इफ यू आस्क मी, नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंज डिपेंडिंग ऑन द शिफ्टिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स। ओके, तो अब नेशनल इंटरेस्ट को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी। Okay, so diplomacy is the instrument with which these national interests are ensured through peaceful means. That means without resorting to military aspect or war। समझ में आ रहा है? वॉर का मतलब क्या होता है? जिस दिन डिप्लोमेसी का फेलियर होता है उसी को हम बोलते हैं वॉर। क्लियर। तो यही बेसिक चैलेंज भी होता है, सबसे क्रिटिकल चैलेंज होता है जो डिप्लोमेट्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट यू शुड नो व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। तो जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ें, हमेशा उस सब्जेक्ट के एस्पेक्ट को समझिए, आपको वो पढ़ना क्यों है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। देन, सो national interest is the foremost thing that country needs to further its national interest. Then national security, secure the borders, ideological goals, economic prosperity. So these are some aspects. Okay, so to protect these aspects, foreign policies are designed. This much is clear. Now, foreign policy objectives. Now, what are the objectives of foreign policy? The first important objective is to secure its national interest. Yes. Okay. This is the foremost objective of any country's foreign policy. So, the scope of national interest is fairly wide. Okay. Now, in case of India, okay, in case of India, it means to secure our borders. हमारे borders को secure करना, secure our borders in case of India. Getting my point? To protect territorial integrity, territorial integrity. These things are there. Clear. Cross-border terrorism, to counter cross-border terrorism. Then energy security. So these things comes under India's national interest. Then second objective is to create an external environment which would be conducive for an inclusive domestic development। एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना जो इंडिया के डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल हो। दैट मीन्स अब इंडिया में डोमेस्टिक डेवलपमेंट कैसा होगा? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पार्टनरशिप। देन और क्या चीजें? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रांसफर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन डेवलप अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। That is why Indian government started Make in India program, Skills India program, Digital India, Smart Cities, etc. Clear everyone? Then third objective is to India's aspiration to become a global leader or global player. See, in last 75 years, India has evolved from a poor developing country to an emerging economy. Clear? That is why India is counted as an important global player.
So the most important objective is to ensure India's voice should be heard on global forums और आज ऐसा ही हो रहा है. हमने क्या बनाया? इंटरनेशनल योगा डे. इंटरनेशनल योगा डे. Clear. Then India's role in Russia-Ukraine war. Clear. India's voice in counter-terrorism, climate change, disarmament. Getting my point? So remember this thing. Today, India is raising its voice for global governance. Getting my point? Global governance. Clear? Then the fourth most objective, strong diaspora. Yes. If you ask me, India has 30 million diaspora, strong diaspora, and this 30 million strong diaspora comprised NRIs, that means non-resident Indians, and also person of Indian origin. Clear? So these peoples they spread all over the world. Okay, and it has emerged as an influential force in various countries. Example, United States of America, etc., and other countries also. Okay, because diaspora जो है, it provides a strong link between India and other countries, and diaspora can also play important role in strengthening bilateral relations. Getting my point? So these are some four objective of India's foreign policy. तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंडिया एंड साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में जैसा कि आप सभी को पता है देयर आर सेवरल कंट्रीज इंडिया श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड मालदीव्स. यू कैन सी दिस मैप. ओके, इंडिया एंड साउथ एशिया. दिस इज अवर, आप देख सकते हैं साउथ एशिया. गेटिंग माय पॉइंट? सो रिमेंबर दिस थिंग. तो अब हम बात करेंगे साउथ एशिया में सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सार्क. तो अब हम बात करेंगे सार्क के बारे में. क्लियर? तो सार्क इज ऑल्सो अ रीजनल ग्रुपिंग ऑफ साउथ एशिया. रीजनल ग्रुपिंग ऑफ साउथ एशिया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है सार्क का, बेसिकली याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है सार्क का, ये कब से आया, कब से इन चीजों की शुरुआत हुई. सो द कॉन्सेप्ट, सो सार्क क्या है? इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, एंड ये सबसे पहली बार कंसीव किया गया था 1980 में. क्लियर? बट ऐसा नहीं है कि 1980 में पहली बार आया. हालांकि रीजनल कोऑपरेशन का आइडिया पहले से ही 1947 से ही आना शुरू हो गया था. बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, लाइक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस. गेटिंग माय पॉइंट? देन उसके बाद कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस. तो ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर ये आइडिया डिस्कस किया जा रहा था. क्लियर? बट अब एक चीज याद रखिएगा, जिया उर रहमान हु वाज आल्सो द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इन्होंने फॉर्मल प्रपोजल बनाया 2 मई 1980 को कि एक सार्क जैसा, ये जो वर्ड है सार्क, दिस वाज कॉइन्ड बाय जिया उर रहमान. समझ में आ रहा है? एंड फाइनली इनका जो ड्रीम था वो रियलिटी में बदलता है 1985 में. सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका. हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखिएगा, काठमांडू. समझ में आ रहा है? काठमांडू, नेपाल. तो ये बनी कहां पर ऑर्गेनाइजेशन? फाउंडेड इन ढाका, बांग्लादेश. हेडक्वार्टर इन काठमांडू, नेपाल. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो सार्क का मेन, अब सार्क किस तरीके से, अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्राइटेरिया क्या है? तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में एक आर्टिकल है 52. आर्टिकल 52 कहता है कि रीजनल अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं किस चीज से रिलेटेड? फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो आर्टिकल 52 के तहत रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जा सकता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए. क्लियर? तो बेसिकली मेन एम क्या है सार का? टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एलिवेट पॉवर्टी इन साउथ एशिया. क्लियर? So basically there are 8 members of SARC. क्लियर? कौन कौन आप इधर मैप में देख सकते हैं SARC के इस मैप में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर करेंटली 9 ऑब्जर्वर्स ऑफ SARC. 9 ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, मॉरिशस, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स. अब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको सार्क
में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो अब एक चीज याद रखिएगा दैट देयर आर 3 लैंडलॉक कंट्रीज इन सार्क, भूटान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। यू कैन सी हियर इन दिस मैप, नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, clear. Then again, Bhutan landlocked country and Afghanistan is also a landlocked country. Clear. Then there are two island countries. Island countries कौन सी हैं? Sri Lanka and Maldives. Then India, Pakistan and Bangladesh. These three countries have Indian Ocean in the south, southwest and Indo-Gangetic plain stretching along these countries. समझ में आ रहा है? So these three countries are connected with oceans. क्लियर एवरीवन, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। ओके, नाउ नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सार्क। स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी है सार्क की? ओके, तो अब स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी है? लाइक सार्को, सार्को क्या है? सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसका लोकेशन कहाँ पर है? इस्लामाबाद, कंट्री पाकिस्तान। देन सार्क डेवलपमेंट फंड कहाँ पर बना हुआ है? थिम्पू, भूटान। देन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये तो हमारे न्यू दिल्ली में ही है, इंडिया में। क्लियर। सो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है सार्क रीजन के स्टूडेंट्स के लिए। देन साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, सारसो, इसका हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर स्ट्रक्चर्स, कुछ सार्क का स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर क्या क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सार्क में एक याद रखिएगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल, यही जो मैंने अभी आपको बताया, सार्को, दिस कम्स अंडर स्ट्रक्चर। तो ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। सो दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ये याद रखिएगा। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। जिनको नहीं पता है वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर लेंगे। इंटर गवर्नमेंटल body. Clear everyone? So this is based in Pakistan. This is basically to perform legal work within the region. Okay. कोई डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड से रिलेटेड, कमर्शियल बैंकिंग से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई। देन सार्क डेवलपमेंट फंड, ये याद रखिएगा, इट इज, ये भूटान में है। इट इज भूटान बेस्ड फंडिंग बॉडी जिसका मेन पर्पस है कोलैबोरेशन करना सोशल सेक्टर्स में, लाइक डेवलपमेंट, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इन चीजों के लिए। क्लियर। देन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ओके, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बेसिकली educational institution है। This also shows the soft power. Okay, then South Asian Regional Standard Organization, SARSO. So regional standard organization, this is based in Dhaka. So it was established to enhance cooperation and coordination among member countries. समझ में आ रहा है? ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? इंटर रीजनल ट्रेड, इंटर रीजनल ट्रेड से रिलेटेड है। इंटर रीजनल ट्रेड एंड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट। क्लियर। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं सार के। क्लियर। तो अब हम देखेंगे, अब याद रखिएगा कि हम साउथ एशिया में क्या क्या कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी न्यूज रही पिछले एक साल में, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया मालदीव एंड इंडिया अफगानिस्तान। तो इस सेक्शन में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। तो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज रहे? पाकिस्तान आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट। सेकंड था पाकिस्तान चाइना टू बिल्ड रेल प्रोजेक्ट टू लिंक कराची विद पेशावर। दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान, ये आप मैप देख सकते हैं पाकिस्तान का। Clear everyone? So now first we'll try to understand Pakistan out of grey list, FATF, Financial Action Task Force। तो अब आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कॉन्टेक्स्ट क्या था? FATF जो कि इंटरनेशनल वॉच डॉग है, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान रखते हैं, इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वो ग्रे लिस्ट है रिमूव कर दिया है। क्लियर। नाउ अब इंडिया का एक और नेबर है म्यांमार, जहां पर मिलिट्री रूल है। क्लियर। म्यांमार को याद रखिएगा ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भेज दिया गया है बिकॉज ऑफ मिलिट्री लीडरशिप आफ्टर 2021 कूप।
ओके। एंड जब किसी को ब्लैकलिस्ट में कर दिया जाता है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन काफी सीवियर लगते हैं। ओके। उसे आईएमएफ से कोई हेल्प नहीं मिल पाती, वर्ल्ड बैंक और इवन ग्लोबल पावर से कोई हेल्प नहीं मिलती। क्लियर। सो बेसिकली एफएटीएफ है क्या? एफएटीएफ याद रखिएगा, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1989। अब ये एफएटीएफ कब बना था? एफएटीएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1989। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको बनाया किसने? जी7 कंट्रीज, जी7 समिट हुई थी पेरिस में, ये याद रखिएगा। ओके। तो जी7 समिट पेरिस में हुई थी, वहां पर इसको डेवलप किया गया। ओके। कि क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए। समझ में आ रहा है? सो अक्टूबर 2021 में याद रखिएगा, एफएटीएफ एक्सपेंडेड इट्स मैंडेट, ओके, टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। सबसे पहले जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए थी। 2001 से याद रखिएगा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी काउंटर करने के लिए इसे रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो 9/11 अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। क्लियर। तो इसीलिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड किया गया। ओके। एंड इन 21st सेंचुरी जो टेररिज्म है वो एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका है। समझ में आ रहा है? टेररिज्म क्या बन चुका है? ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। क्लियर एवरीवन? नाउ इट्स सेक्रेटेरिएट इज हाउस्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली एट ओईसीडी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एफएटीएफ है, ओके, आप देख सकते हैं, दीज आर सम रीजनल, दीज आर सम कंट्रीज। समझ में आ रहा है? ये कुछ कंट्रीज हैं। ओके। तो बेसिकली अब याद रखिए कि ये जो एफएटीएफ है, ओके, तो एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखिएगा, पेरिस में। समझ में आ रहा है? एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। क्लियर एवरीवन? इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस ओनली, पेरिस, फ्रांस। क्लियर। नाउ तो अब ब्लैकलिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लैकलिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ब्लैकलिस्ट याद रखिएगा, इट इज गिवन टू द कंट्रीज दैट एफएटीएफ कंसीडर्स अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन। जहां पर याद रखिए टैक्स हेवंस को कॉपरेट नहीं किया जाता है, जहां पर टैक्स से रिलेटेड कोई रिफॉर्म नहीं लाए जाते, इलीगल फाइनेंसिंग काफी ज्यादा है, ओके, क्राइम के लिए, ओके, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो उनको ब्लैकलिस्ट में किया जाता है। सो दीज कंट्रीज आर कॉल्ड एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। समझ में आ रहा है? ग्रे लिस्ट एक वार्निंग दी जाती है, ये नहीं कि सीधा कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, नो, ग्रे लिस्ट में वार्निंग दी जाती है कि या तो सुधर जाओ, अदरवाइज हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और एक बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो याद रखिएगा आपको लोन, इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। सो बट इवन व्हेन कंट्री कम्स अंडर ग्रे लिस्ट ऑल्सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक लोन्स नहीं मिलता, इकोनॉमिक सैंक्शन, रिडक्शन, ट्रेड में रिडक्शन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। क्लियर? तो पाकिस्तान को अभी इस साल रिसेंटली हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से। So how many countries are there in FATFs? Basically there were 37 countries. 37 countries हैं। समझ में आ रहा है? 37 कंट्रीज थी, अगर मैं बोलूं तो वो वर्ड ज्यादा सही रहेगा। बट आप कहेंगे कि सर आपने 36 लिखा है। यस, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन के वॉर चलते रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है। रशिया को क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। तो टोटल कितने हुए? 36 मेंबर्स एंड टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है। दैट मीन्स टोटल 39 थे, अब 38 हो गए क्योंकि रशिया सस्पेंड हो गया है। तो टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से? एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, समझ में आ रहा है, दूसरा यूरोपियन कमीशन। क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हैं इट कॉम्प्राइजेस 36 कंट्रीज नाउ। ओके, टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्लियर? सो दे वर्क टू आइडेंटिफाई नेशनल लेवल वर्नरेबिलिटीज, जिनका मेन एम होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज होने से रोका जाए। क्लियर एवरीवन? तो ये था एफएटीएफ के बारे में। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि एफएटीएफ was created, was established by G7 countries। अब ये G7 क्या है? तो इसी के साथ हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये G7 है क्या? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले कि G7 कंट्रीज है क्या। ओके। G7 का मतलब क्या है? सो वी नीड टू we need to understand these things। Clear?
Now, first of all, G7 means group of seven countries. This is an informal grouping of industrialized democracies. समझ में आ रहा है? ये साल में एक बार मिलता है और बेसिकली किस चीज से रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। ये फ्लैग्स देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मेंबर्स कौन कौन है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। समझ में आ रहा है? तो G7 नेशंस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस। क्लियर? तो अब G20 भी एक ग्रुप है। G20 में ये सारे ही G7 कंट्रीज होते हैं और इंडिया भी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। G20 में इंडिया भी मेंबर है। तो बेसिकली G7 है क्या? इट इज एन इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं G7 कंट्रीज का, तो पहले ये याद रखिए G8 था। पहले इसको G7 नहीं कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था? G8 कहा जाता था। तो अब आप कहेंगे कि सर एक मेंबर कौन और कौन था? रशिया था। रशिया ने, याद रखिए, 2014 में क्रीमियन वॉर, क्रीमिया, रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया। तो रशिया को, याद रखिएगा, G8 से निकाल दिया गया। रशिया को G8 से बाहर होना मंजूर था, बट क्रीमिया पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था। और 2014 से ये G8 क्या बन गया था? G7 कंट्रीज बन गया था। अब G7 कंट्रीज, दे लैक्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर। समझ में आ रहा है? लीडर्स की चॉइसेस, याद रखिएगा, एट एनुअल समिट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो चीजें लीगली बाइंडिंग में नहीं है। तो बेसिकली ये कब बना था? ये 1975 में आया। समझ में आ रहा है? G7। तो बेसिकली क्यों ये बना था, इसके पीछे रीजन मैं बता देता हूं आप सभी को। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे फ्रांस के, वेस्ट जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान, ओके, मतलब ये पांच देश के लोग उस समय G5, ये थे ग्रुप ऑफ फाइव, ये इनफॉर्मली मिले और इन्होंने कहा कि चलो G7 बनाते हैं। क्लियर? 1975 में क्या हुआ? क्योंकि ऑयल क्राइसिस हुई थी, जिसकी वजह से काफी बड़ा शॉक लगा था इन वेस्टर्न पावर्स को। सो फ्रेंच प्रेसिडेंट इनवाइटेड लीडर्स ऑफ वेस्ट जर्मनी। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, याद रखिएगा, इनवाइट किया था डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स को। तो बेसिकली ये किस लिए बनाया गया था? ये सारे नॉन कम्युनिस्ट पावर्स हैं। ये जितने भी पावर्स हैं, ये सब कौन है? नॉन कम्युनिस्ट पावर्स। और रशिया, वो जिस टाइम पीरियड में ये G7 बन रहा है, वो कोल्ड वॉर का एरा है। समझ में आ रहा है? सो दीज G7 पावर्स आर नॉन कम्युनिस्ट पावर्स। क्लियर एवरीवन? तो ये याद रखिएगा। तो इसीलिए, बिकॉज उस टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन और रिसेशन आ गया था। ओके, दीज इन्फ्लेशन एंड रिसेशन स्पार्क्ड बाय द ओपेक कंट्रीज, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया गया था। समझ में आ रहा है? इसीलिए इन्होंने G7 जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1975 में। तो बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो यूके, जापान, वेस्ट जर्मनी, यूएस एंड इटली, ये सब याद रखिएगा कहां पर? फ्रांस में मिले और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस से रिलेटेड काफी सारे डिस्कशंस हुए। देन ग्रुप ऑफ सिक्स, G6 was founded in 1975 by France, West Germany, Italy, Japan, UK and US। ये मेंबर्स थे। ओके, जो कि फोरम ऑफर कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज के लिए, कि जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। 1976 में कनाडा ने रिक्वेस्ट की कि उससे भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है। तो यूएस, okay, and the US hosted the inaugural conference of G7 nations। तो 1976 में, याद रखिएगा, यूएस ने होस्ट किया था G7 नेशंस की कॉन्फ्रेंस को और कनाडा भी उसमें ऐड हो गया था। क्लियर? तो ये कहां पर हुई थी? प्यूर्टो रिको, 1976। और तभी ये क्या बन गया? G6 से G7। क्लियर? 1981 में यूरोपियन यूनियन, जो कि फुल मेंबर है G7 का। अब आप कहेंगे सर अगर यूरोपियन यूनियन भी है तब भी G8 हो गया, बट यूरोपियन यूनियन फुल मेंबर है, बट उसको काउंट नहीं किया जाता, नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर कहा जाता है। क्लियर? सो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयू के मेंबर स्टेट्स को, ओके, लीडर्स को, एंड यूरोपियन कमीशन जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, बोथ आर डिपिक्टेड। देन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, उसके बाद रशिया वाज बोर्न एज ए नेशन। रशिया ने भी ज्वाइन किया था 1997 में। एंड G7 क्या बन गया था? G8 बन गया था। बट अगेन, ओके, अगेन रशिया वाज आउस्टेड एज ए मेंबर इन 2014 जब रशिया ने क्रीमिया एनेक्स किया। क्लियर?
तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं G7 के वो हाईली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं। क्लियर। और ये G7 कंट्रीज जो हैं दे रिप्रेजेंट देयर कंबाइंड जीडीपी represents over half of global economy and 10% of world population. Clear everyone? तो समिट पार्टिसिपेशन क्या होता है? हर साल एक समिट होती है, साल में एक बार समिट होती है, हेल्ड वंस इन अ ईयर, hosted by members of organization on rotating basis पर। Clear? So G7 is presidency is held by the host country, जो एजेंडा भी सेट करते हैं उस साल के लिए। द होस्ट नेशन सेंड्स आउट इनविटेशन टू ग्लोबल लीडर्स। अब ये होस्ट नेशन जो होते हैं वो इनविटेशंस दूसरे पावर्स को भी भेजते हैं, ग्लोबल लीडर्स को भी भेजते हैं एज स्पेशल इनवाइटीज कि आप समिट अटेंड कर सकते हैं। तो चाइना, इंडिया, मेक्सिको, ब्राजील, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर, याद रखिए, समिट्स को अटेंड किया है। क्लियर। देन लीडर्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन, इनके भी लीडर्स को इनवाइट किया जाता है। तो G7 समिट 2022, इंडिया ने G7 समिट को ज्वाइन किया था 2022 में, मतलब लास्ट ईयर। ओके। और 4 अदर नेशंस वर आल्सो देयर। बेसिकली इंडिया का मेन एम था डिफेंड फ्री एक्सप्रेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो G7 लीडर्स ने प्रेजेंट किया $600 बिलियन प्लान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, जो अंडर डेवलप कंट्रीज में चल रहा है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने G7 मेंबर से कहा कि आप इंडिया के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इंडिया वर्क कर रहा है डेवलपिंग क्लीन एनर्जी मार्केट। तो अब बेसिकली ये 2022 में समिट हुई कहां पे थी? 48 G7 समिट। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 6 जून 2022 टू 28 जून। और ये कहां पर हेल्ड हुई थी? जर्मनी में। क्लियर। समिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली समिट थी रशिया यूक्रेन वॉर की, और इंडिया को भी इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट कंट्रीज। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो G7 समिट 2022 की है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इन्होंने बेसिकली इन कंट्री से कहा कि इंडिया की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया जाए। ओके। क्योंकि इंडिया इज एन एमर्जिंग प्लेयर। जर्मनी ने प्रेसिडेंसी को होल्ड किया था 2022 में, एंड जर्मन प्रेसिडेंसी हैज इनवाइटेड अर्जेंटीना को इनवाइट किया, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को इनवाइट किया गया था पिछले साल 2022 में G7 समिट में। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा OECD। अब ये OECD है क्या? ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन was established as Organization for European Economic Cooperation, OEEC। ओके। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओरिजिनली कब बनी थी? OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1948 में। एंड बाद में याद रखिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो जो एरा था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उस टाइम पीरियड में यूरोप जो था पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गया था, पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो मार्शल प्लान के तहत यूएस ने काफी पैसा दिया था। तो इन चीजों को देखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था फॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑन द कॉन्टिनेंट। क्लियर। बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। So OEEC, they played a key role in forming European Economic Community also, EEC। यूरोपियन यूनियन जो आज आप देखते हैं, वो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1993 में बनती है, यूरोपियन यूनियन। बट उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। क्लियर। तो बेसिकली यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ही बाद में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? यूरोपियन यूनियन, जिससे उन्होंने बिल्ड किया यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। क्लियर। तो when US एंड कनाडा joined in 1961 में, जब इसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC को ज्वाइन किया यूएस और कनाडा ने 1961 में, तब OEEC का नाम रख दिया गया OECD, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिससे जो रिफ्लेक्ट करता है लार्जर मेंबरशिप। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये याद रखिएगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड के लिए बनाई गई थी। देन मोस्ट ऑफ द OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज। ओके, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफी हाई है।
और उनको डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। कब बना? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 38। समझ में आ रहा है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर, बट इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनर है ओईसीडी का। कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं ओईसीडी के थ्रू? गवर्नमेंट एट ग्लांस रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक एंड ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स। सो ओईसीडी किस लिए काम कर रहा है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। क्लियर? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी इज अ नेशंस इकोनॉमी, ओके, जिससे याद रखिएगा, जिस इकोनॉमी में प्रोग्रेस होती है एडवांस इकोनॉमी जो बनने की राह पर है। समझ में आ रहा है? सो ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग कंसिस्टिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है। क्लियर? मेंबरशिप, सो एट प्रेजेंट देयर आर 38 मेंबर्स। 38 मेंबर्स कैसे? अभी रिसेंटली कोलंबियन, कोस्टा रिका, ये रीसेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने ओईसीडी ज्वाइन किया अप्रैल 2020, कोस्टा रिका ने 2021 में। सो काउंसिल, याद रखिए, काउंसिल वोटेड ऑन जनवरी 25, 2022। क्लियर? अब काउंसिल ने वोट किया कि देखो और भी लोगों को मेंबरशिप देनी है, जैसे कैंडिडेट्स कंट्रीज जो है अर्जेंटीना, ब्राजील, बुल्गारिया, क्रोएशिया, पेरू एंड रोमानिया, ये भी मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। मेंबर कंट्रीज, सब्सटेंटिव कमिटीज एंड ओईसीडी सेक्रेटेरिएट, ये तीन चीजें मिलकर ही ओईसीडी बनाते हैं। समझ में आ रहा है? और हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है जो लीड करता है ओईसीडी के सेक्रेटेरिएट को। समझ में आ रहा है? तो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स के अलावा यूरोपियन कमीशन भी पार्टिसिपेट करता है ओईसीडी के एक्टिविटी में। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। तो बेसिकली इनके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इनका मेन फंक्शन है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रहे, मेंटेन रहे, ओके। मॉडल टैक्स कन्वेंशन ये पब्लिश कराते हैं। क्लियर? टैक्सेशन राइट्स की बात करते हैं बिटवीन कंट्रीज। देन इन चार्ज दे प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टडीज, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस असेसमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पर प्रोजेक्शंस भी करते हैं। क्लियर? इनके पास भी एक प्रोविजन है ब्लैक लिस्ट का, अगर इन्होंने देखा अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो बेसिकली देयर आर वेरियस एफर्ट्स व्हिच वर टेकन टू एलिमिनेट टैक्स इवेशन। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए जो प्रॉफिटेबल फर्म्स, ताकि टैक्स इवेजन को एलिमिनेट किया जाए प्रॉफिटेबल फर्म्स द्वारा, और G20 कंट्रीज में, ओके। और ये याद रखिएगा, ये they also encourage G20 members to push for tax reforms. Clear? तो ये सारी चीजें थी, याद रखिएगा, ओईसीडी कंट्री से रिलेटेड। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान चाइना टू बिल्ड रेल प्रोजेक्ट टू लिंक कराची विद पेशावर। यस, जैसा कि हम सभी को पता है 2022 में पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे रीजंस। फिर एवरीवन, कॉन्टेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी चाइना की, ये आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, पाकिस्तान चाइना टू बिल्ड रेल प्रोजेक्ट वर्थ $10 बिलियन टू लिंक कराची विद पेशावर। ओके, सो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विजिट टू चाइना फॉर जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग के लिए गए थे। ओके, जहां पर यह अग्री किया गया कराची टू पेशावर रेल लाइन अग्रीमेंट, जो कि सीपेक का ही प्रोजेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो अब आप मैप देख सकते हैं, मैपिंग बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लिंकिंग कराची टू पेशावर लाइन, रेल लाइन। सो कराची पेशावर रेल लाइन इज वन ऑफ 4 मेन रेलवे लाइंस इन पाकिस्तान, जो कि मेंटेन एंड ऑपरेट किया जाता है पाकिस्तान रेलवेज के द्वारा ही। क्लियर? ये कहाँ से शुरू होती है? कराची सिटी स्टेशन से, ओके, जिसको कियामारी स्टेशन भी कहा जाता है, और पेशावर कैंटोनमेंट स्टेशन पर ये खत्म होती है। तो टोटल लेंथ जो है इस लाइन की, याद रखिएगा, टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ है 1687 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? सो देयर आर 184 रेलवे स्टेशन फ्रॉम कियामारी टू पेशावर कैंटोनमेंट। तो बेसिकली ये याद रखिए कि ये जो लाइन है कराची टू पेशावर, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें बीच में टोटल 184 रेलवे स्टेशंस आते हैं। क्लियर? अब ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन भी है, ओके, क्योंकि मेन सिटीज को कनेक्ट करती है। ओके, 75% कंट्री का जो कार्गो है, पैसेंजर ट्रैफिक, वो यूज करता है इस लाइन को। ओके, और बेसिकली दिस लाइन इज करेंटली अंडर गोइंग अ 6 year $1,286.68 billion
ओके, दैट मीन्स $5.6 बिलियन अपग्रेड करने में इसको लगाया गया है। ओके, रेनोवेट किया जा रहा है इस लाइन को, और ये भी पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। क्लियर? सो बेसिकली अब ये सीपेक है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सो नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सीपेक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इट वाज लॉन्च इन 2013। ओके, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एम था कि चाइना को प्रेजेंस चाहिए थी अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में, इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया को एनसर्कल करने के लिए। सो विद द एम टू बिल्ड कॉरिडोर लिंकिंग पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। ओके, लिंकिंग पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, ये आप देख सकते हैं, ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है मैप में। ओके, और ये शुरुआत होती है, याद रखिएगा, चाइना के रीजन से, कशगार रीजन। ओके, ऑन द अरेबियन सी। ओके, linking Pakistan Gwadar port on the Arabian Sea with Kashgar in northwest China Xinjiang region, जो कि उइगुर्स का रीजन है। ओके, विच हाईलाइट्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। ये तीन चीजें बेसिकली, ग्वादर जो रीजन है वो बलूचिस्तान रीजन है, जहां पर एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान में। तो सीपेक किस चीज का पार्ट है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। क्लियर? देन सीपेक वाज प्लान टू बी कंप्लीट इन 3 फेजेस, कहा गया था कि 3 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। पहला फेज क्या था कि जो भी इकोनॉमिक बॉटल नेक्स है, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको हटाना है। समझ में आ रहा है? देन करंट फेज इज अबाउट, अभी का जो फेज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। जब एनर्जी सिक्योर कर ली जाएंगी, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल कॉपरेशन, जिससे बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? तो बेसिकली ये जो सीपेक है, ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ओके, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है चाइना के शिनजियांग रीजन को ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान में है। अब ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में, पाकिस्तान इकोनॉमिक crisis, because this project is not successful. Even for China also, this is a failure. Clear? So this has raised concerns for huge Chinese debt on Pakistan's pledging economy. Clear? So though China has recently played down the debt concerns. Clear? अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं कुछ। अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? कराची सर्कुलर रेलवे, देन पेशावर कराची मोटरवे, मुल्तान सुकूर सेक्शन। ये पुराना प्रोजेक्ट है जो बंद हो गया था, इसको फिर से याद रखिए, रेनोवेट किया जा रहा है, फिर से रिन्यू किया जा रहा है। ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, तो जब तक आएंगे नहीं तब तक यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम इस जो भी चीजें आज हमने कवर की, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन। Okay, that is totally wrong. B, it primarily deals with combating drug trafficking. That is wrong. C, it functions as a policy making body to combat money laundering and terrorist financing. And last, it has legal authority to enforce its standards. So, correct answer is option C. तो FATF किस लिए है? To combat money laundering and terrorist financing. Terrorist financing 2001 से ऐड हुआ। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, then which of the following statements regarding Organization for Economic Cooperation and Development is correct? Option A. It is an intergovernmental organization that focuses exclusively on environmental protection. That is wrong. Option B. It was established in 1961 to coordinate the economic policies of its member countries. Then it is a global financial institution, provide loans to developing countries. Wrong. And it has 28 member countries. तो कितने member countries से अभी मैंने आप सभी को बताया था। ओके, तो 38 member countries। तो बेसिकली कितने, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो आई होप आज के आपको इस सेशन में मजा आया होगा, चीजें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हुए होंगे। तो अब रेगुलरिटी रहेगी, और ऐसी ही वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस पर। तो पिछले लास्ट 1 ईयर में जो भी इश्यूज हैं उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे।
क्लियर एवरीवन, जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और जेवीज आईएएस में अब कुछ नए कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं, लाइक मेंटोरशिप सेशन। बहुत सारे लोग आप में से प्रिपेयर कर रहे होंगे कि किस तरीके से तैयारी करना है, क्या दिशा निर्देश का पालन करना है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो इन सभी चीजों के लिए जेवीज आईएएस इज गोइंग टू स्टार्ट मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2023 बैच। क्लियर? तो आप सभी लोग एनरोल करवा सकते हैं। और जितने लोग सोच रहे हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी करनी है, या जितने लोग पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो जेवीज आईएएस इज गोइंग टू लॉन्च इट्स आईजीएस बैच फॉर 2023। तो जल्द से जल्द आप एनरोल करवा सकते हैं। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन लॉग ऑन टू www.jatinvarma.org। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स और नई न्यूज़ के साथ, जो पिछले कुछ एक साल में थी, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।